2025 का ये जो महीना है इसको आप कैसे प्लान कर सकते हो अपने लिए, कौन-कौन सी इसमें आप योजना बना सकते हो। ये जो आप अपना चार्ट देख पा रहे हो लगन के हिसाब से ये आपका चार्ट बना हुआ है और इसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो गोचर के हिसाब से आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो सिंह लगन वाले जातक हैं वो जनवरी में किस प्रकार से अपने पूरे जीवन को प्लान करें, कैसे अपने करियर के मामलों में, रिलेशनशिप के मामलों में वो स्थितियों को देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की गोचरीय स्थिति को, और गोचरीय स्थिति में भी हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे, इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में होगा। बुध यहाँ पर 4 जनवरी को धनु में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने ही वो धनु राशि में ही रहेंगे। शुक्र का गोचर कुंभ राशि में होगा और 28 जनवरी से ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा मिथुन राशि में, बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे और 4 फरवरी तक इनका वक्री काल रहेगा। शनि कुंभ राशि में रहने वाले हैं। इसके अलावा चंद्रमा 1 जनवरी को मकर राशि में गोचर करते हुए आपको नजर आएंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इनके गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। अब हम देख लेते हैं इस गोचर का वास्तव में जो प्रभाव आपको नजर आने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लग्नेश से ही शुरू कर रहे हैं और लग्नेश आपके सूर्य बनते हैं। सूर्य आपके 5वें भाव में रहेंगे। 5वें भाव में ये अपने मित्र बृहस्पति की राशि में रहेंगे और बृहस्पति रहेंगे आपके 10th हाउस में। तो ये समय आपके लिए कुछ ना कुछ नई प्लानिंग करने का है। कोई आपका क्रिएटिव स्किल्स है या आपने कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया हुआ है तो आप उससे रिलेटेड कुछ अच्छी प्लानिंग्स कर पाएंगे। यहाँ संतान पक्ष को लेकर अगर देखा जाए या आपकी एजुकेशन या आपकी लर्निंग्स को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, और 5th हाउस से जुड़े कार्यों पर थोड़ा सा आपका ज़्यादा फोकस इस मंथ में रहेगा स्टार्टिंग में। तो सूर्य का यहाँ जो गोचर होने वाला है, लगभग सूर्य गोचर करेंगे 14 जनवरी तक। 14 जनवरी तक जो भी आपको अपनी संतान से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने या आपकी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है, आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, कोई ऐसा ट्रेडिंग का बिजनेस भी अगर कर रहे हैं या आप लॉटरी सट्टा वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो अभी जो 5th लॉर्ड है वो वक्री स्थिति में है गोचर में, तो आपको यहाँ पर प्लानिंग करने का ही समय है और इस प्लानिंग में आपको सूर्य बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस दौरान। तो 15 तारीख तक या लगभग 14 जनवरी तक की जो स्थितियां हैं, क्योंकि 14 जनवरी के बाद ही सूर्य यहाँ से मूव होंगे, तो आपको इस समय तक फिर भी सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी प्रकार की प्लानिंग करने के लिए। सूर्य का यहाँ से दृष्टि रहेगा मंगल पर, और मंगल भी यहाँ पर आपके 11वें भाव में रहेंगे। तो ये मंथ अगर देखा जाए तो धन के मामलों में कुछ नए आइडियाज आपके लिए ला सकता है, जहां पर सूर्य और बुध आपको दोनों ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर देखें तो सूर्य का जो दृष्टि जो आपके 11वें भाव पे पड़ रहा है, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो वो आपको बिजनेस विस्तार में मदद करेगा, आपके नेटवर्क के विस्तार में मदद करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं अर्निंग वगैरह करने को लेकर या अपनी क्रिएटिव स्किल्स को लेकर या अपनी एजुकेशन वगैरह को लेकर। यहाँ संतान से थोड़ी सी अपेक्षाएं आपकी ज्यादा बढ़ जाएंगी, संतान के साथ थोड़ी सी संबंध बिगड़ने की भी संभावना है। इसके साथ साथ संतान के प्रति थोड़ा सा आप ओवर केयरिंग नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ से सूर्य अपना राशि बदलेंगे, राशि बदल कर ये आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में इनका जो गोचर होने वाला है वो 14 जनवरी के बाद ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट अपने वर्क प्लेस पे सूर्य को देखेंगे, वर्क प्लेस यानी आपके 6th हाउस में, और यहाँ पे फिर आप अपने बॉस के साथ कैसे डील करेंगे, अपने कलीग्स के साथ कैसे डील करेंगे, अपने रूटीन वर्क को आपको बनाने में सूर्य हेल्प करेंगे, और कहीं ना कहीं आपका जो अगर किसी से कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई लीगल इश्यू चल रहा है, उन मामलों में भी आपको सूर्य सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। बट मेनली सूर्य उन लोगों को ज्यादा सहायता करेंगे जो किसी भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना चाहते हैं, जो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं या करियर में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे सूर्य आपकी डेली रूटीन को मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। थोड़ा सा हार्डवर्क आपको जरूर करना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 6th लॉर्ड जो है वो आपके 7वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और उनका दृष्टि आपके लगन पे है। तो शनि यहाँ आपको इस हाउस से रिलेटेड भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, और जब आपके लगने से यहाँ गोचर करेंगे तो ये कितनी अच्छी स्थिति आप समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको सूर्य का सपोर्ट रहेगा तो आप ऑलमोस्ट सारी की सारी जो बाधाएं हैं उनको पार कर पाएंगे। जितने भी प्रकार के आपको 6th हाउस से रिलेटेड काम करने हैं उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको कभी कभी अपने बॉस के साथ और अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ संबंधों को लेकर अवेयरनेस रखनी है। हो सकता है कि आपके बॉस के साथ थोड़ी सी आपकी अनबन हो या अपने कलीग्स से आप कभी कभी असंतुष्ट रहें।
सूर्य का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे सूर्य का दृष्टि पड़ रहा है तो कहीं न कहीं आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में, विदेश यात्रा में या विदेश सेटलमेंट में सूर्य सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके कुछ पेंडिंग खर्चे जो कि आपके रह गए हैं, कुछ पेंडिंग खर्चे ऐसे जो हुए नहीं आपके स्वास्थ्य के लिए या किसी भी अदर रीज़न के लिए, वो खर्चे भी अब आपके होंगे। तो यहाँ फाइनेंशियली भी आपको अपने आप को प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और आपके चार्ट में वो 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर बुध आ रहे हैं पंचम भाव में। देखिए दोनों ही धन वाले भावों के स्वामी होकर बुध जब पंचम में होंगे तो बुध आपको नया कुछ आइडिया देंगे इनकम के लिए और यहाँ डुअल साइन में भी हैं तो बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं। ये जो सूर्य और बुध का युति बनेगा ये सिर्फ 10 दिन के लिए ही बनेगा क्योंकि देखिए जो बुध है वो 4 जनवरी से यहाँ प्रवेश करेंगे और सूर्य यहाँ से 14 जनवरी के बाद मूव होंगे तो लगभग 10 दिन ही बचेंगे आपके पास। ये 10 दिन आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। इसके साथ-साथ आपकी एजुकेशन, आपकी संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्याएँ या आपकी अन्य कोई भी समस्या जो कि आपके 5th हाउस से जुड़ी है। उन मामलों में आप बेहतर कर सकेंगे, बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकेंगे और मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। इसके साथ-साथ आपके लिए कुछ न कुछ नए अनुभव लाना, कुछ न कुछ नया सीखना या कुछ लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कार्य करना, वो भी आपके लिए पॉसिबल होगा। और यहाँ सूर्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, फिर बुध का यहाँ से दृष्टि पड़ेगा अपने ही भाव पे। हालाँकि यहाँ मंगल स्थित है और मंगल का भी प्रभाव बुध पर है, तो यहाँ थोड़ा एग्रेशन ज़रूर रहेगा आपके अंदर या थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट ज़रूर रहेगा। लेकिन क्योंकि बुध का जो दृष्टि है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा आपके 11th हाउस से रिलेटेड कामों को भी मैनेज करने के लिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो बुध हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं न कहीं क्रिएटिविटी में मदद कर सकते हैं और एक ही विषय को लेकर बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ आपके मन में वो डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी और शुक्र आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र आपके चार्ट में सप्तम भाव में गोचर करेंगे इस मंथ में और शुक्र का गोचर बेहद अच्छा रहेगा। ये आपको रिलेशनशिप वाइज़ ज़्यादा कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाएगा और रिलेशनशिप के साथ-साथ आप अपने पार्टनर की भी काफ़ी ज़्यादा केयर करेंगे। शुक्र तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से थोड़ा-सा आपको कामुकता अधिक देते हैं, लेकिन यहाँ जीवन साथी से आपको धन के रूप में या लग्ज़री के रूप में फ़ायदा ज़्यादा होगा और यहाँ थोड़ा-सा सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी-सी असंतुष्टि ज़रूर नज़र आ सकती है या थोड़ा आपके पार्टनर और आप स्ट्रिक्ट नज़र आ सकते हो कहीं न कहीं। तो यहाँ थोड़े मतभेद होने के भी चांसेस हैं और शुक्र 10वें भाव के स्वामी होकर वो आपके 7वें भाव में शनि के साथ है। तो करियर को लेकर जो भी आपको अहम फैसले लेने हैं वो इस मंथ में आपको ले लेने चाहिए और आपको किस तरीके से अब अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है अपने डोमेस्टिक लाइफ़ या अपने पार्टनर के प्रति भी और अपने करियर में भी आपको ये प्लान करना चाहिए। यहाँ शुक्र का दृष्टि पड़ेगा लगन पर और यहाँ शुक्र का ट्रांज़िट है तो ये आपको मैरिज वगैरह के लिए भी हेल्प करेंगे। यानी आपका एंगेजमेंट वगैरह और आपका मैरिज वगैरह का कुछ आगे अगर आप करना चाहते कोई प्लानिंग करना चाहते कहीं न कहीं। इसके साथ-साथ जो भी न्यूली मैरिड लोग हैं, उनके लिए थोड़ा-सा यहाँ स्थिति टफ होगी क्योंकि शनि उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे अपने पार्टनर के लिए। फिर शुक्र का दृष्टि जो आपके लगन पे पड़ रहा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। शुक्र का दृष्टि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजने-संवरने, अपने आप के व्यक्तित्व के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निखरने की संभावनाएँ देगा और आपको इसके लिए एक अच्छी प्लानिंग भी करनी चाहिए इस समय में। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं मंगल को देख लेते हैं। मंगल आपके 4th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड है। मंगल का गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव में। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो मंगल आपके धन और संपत्ति के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। लेकिन एक तो ये ड्यूअल साइन में है। ड्यूअल साइन में होते हुए यहाँ बुध का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको मंगल बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी देंगे। यहाँ पर आपको धैर्य नहीं रहेगा, आपका नेटवर्क विस्तार में भी मदद करेंगे और धन और संपत्ति के लिए थोड़ा-सा ऐसा मंगल आपको लालची बना सकता है। क्योंकि बहुत सारे नए-नए ऑप्शंस, बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ आपके मन में होंगे धन या संपत्ति को लेकर। मंगल यहाँ है तो हमेशा आप अगर कोई भी ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं आने वाले समय में, तो मंगल इसमें आपकी सहायता करेंगे। लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और एग्रेशन आपको देंगे, तो आपको एग्रेसिव होने से यहाँ बचना चाहिए। अगर आप एग्रेशन में होंगे तो क्योंकि मंगल का प्रभाव फिर 5th हाउस पर है, इससे आपके गलत निर्णय होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अब आप अपने चार्ट में देखिए मंगल आपके चार्ट में कितनी मजबूत स्थिति में है, कितनी अच्छी स्थिति में है। अगर मंगल वास्तव में आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, तो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा हो सकता है धन और संपत्ति को लेकर। कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़ इनकम को लेकर आपके मन में आ सकते हैं। आपका रुका हुआ कहीं भी पैसा है, तो वो पैसा भी आपके हाथ में आएगा।
मंगल का दृष्टि अगर देखा जाए तो यहाँ से सेकंड हाउस पे रहेगा। सेकंड हाउस आपके वाणी का घर है और वाणी स्थान में अभी केतु गोचर कर रहे हैं, तो वाणी को लेकर भी आपको थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा रखनी है। वाणी को लेके ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मुँह से निकल कुछ और रहा है और आप कुछ बोलना और चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए मंगल का जो दृष्टि है वाणी को थोड़ा बिगाड़ने का काम कर सकता है। आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा या आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएँगे तो थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। एग्रेसिव होके कुछ गलत बोल भी सकते हैं आप लोग। यहाँ मंगल का दृष्टि है तो धन संपत्ति मैनेज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट के तौर पे है और यहाँ आपके जो डोमेस्टिक मामले हैं, रहन सहन से जुड़े हुए, आपके अर्निंग से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, सेविंग से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, उनमें मंगल बेहतर स्थिति आपको देगा। तो सेकंड हाउस को मैनेज करना थोड़ा आसान रहेगा मंगल की दृष्टि पड़ने से, लेकिन ये तभी होगा जब आप मंगल के एग्रेशन को संभाल पाते हैं। इसके बाद मंगल का दृष्टि रहेगा पंचम भाव पे, तो पंचम भाव पे इनका दृष्टि आपके लिए काफी अच्छा है, निर्णय काफी फास्ट लेंगे और संतान से थोड़ी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ा देगा, तो संतान के साथ थोड़ी बहुत रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस हैं। लव लाइफ को लेकर भी ये एक्साइटमेंट ज्यादा देगा, तो लव लाइफ में भी थोड़े डिस्टर्बेंस आ सकते हैं आपके और एक्सपेक्टेशन की वजह से। मंगल का दृष्टि फिर सिक्स्थ हाउस पे, सिक्स्थ हाउस पे होने से यहाँ मंगल आपको काफी हेल्प करेंगे, आपके रूटीन वर्क में हेल्प करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई लीगल मैटर है, लीगल इशू है या कोई ऐसा मामला है, किसी के साथ आपका झगड़ा हो चुका है, विवाद हो चुका है और वो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मंगल आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आपके अगर कोई शत्रु है, आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपने कोई लोन वगैरह लिया है, ऐसी स्थितियों से आप कैसे निपटेंगे। इसके साथ साथ आप कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, तो भी मंगल का यहाँ आपको बेहतरीन सपोर्ट रहेगा। तो मंगल ऑलमोस्ट यहाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपको इस मंथ में। इसके बाद हम देख लेते हैं गुरु के गोचर को। गुरु जो कि आपके फिफ्थ लॉर्ड है और वो आपके आठवें भाव के भी स्वामी बनते हैं, टेंथ हाउस में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। टेंथ हाउस में इनका गोचर है, तो देखिए कैरियर के लिए थोड़ा सा आपको लंबा सोचने की जरूरत है और कैरियर के लिए कुछ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स भी करने की जरूरत है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्थिति आपके रेपुटेशन के हिसाब से, आपके मान सम्मान के हिसाब से गुरु बना रहे हैं और ये आपको बेहतरीन तरीके से फायदा देंगे अपनी स्किल्स का अपने कैरियर में यूज करने के लिए। यहाँ गुरु आठवें भाव के स्वामी, तो गुरु आठवें भाव के स्वामी होने की वजह से जिन लोगों का भी आठवें भाव के थ्रू कोई फायदा होना है, जैसे कि आपको कोई धन संपत्ति मिलनी है, पैसा मिलना है या आपको इन लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट मिलना है, तो उसमें भी गुरु का अहम रोल है। और आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं, तो उनको मैनेज करने में भी गुरु आपको हेल्प करेंगे। यहाँ से फिर गुरु का दृष्टि पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस पे और सेकंड हाउस पे मंगल का भी दृष्टि पड़ रहा है, तो यहाँ गुरु वैसे तो वक्री है, वक्री होने पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव यहाँ बृहस्पति नहीं दे पाते कभी कभी, ये आपको समझना है। तो यहाँ गुरु का जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तकलीफ में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु उतना ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप गुरु से कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे यहाँ पर सेकंड हाउस से जुड़े कार्यों में, तो हो सकता है कि आपका वो काम ना बने। लेकिन यहाँ एग्रेशन काफी ज्यादा है, तो आपको बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए अपनी फैमिली और अपने रहन सहन को लेकर। इसके साथ साथ सबसे बड़ा असर पड़ेगा वाणी पर, वाणी को लेकर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या वास्तव में जो आप बोल रहे हैं वो आपको बोलना भी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। फिर गुरु का दृष्टि फोर्थ हाउस पे रहेगा। यहाँ गुरु कुछ हद तक आपके डोमेस्टिक मामलों में आपको अच्छा मैनेजमेंट दे सकते हैं और एक अच्छी स्थिरता आपके कैरियर में और डोमेस्टिक मामलों में दे सकते हैं। यहाँ पर आप पर्याप्त रूप से अपने फैमिली के लिए भी अवेयरनेस रखेंगे, फैमिली के कार्यों को भी पूरा करेंगे अच्छे से। उसके बाद इनका दृष्टि है आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे अगर देखा जाए तो मंगल का भी दृष्टि है, तो यहाँ मंगल ही आपको बहुत सारी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं या बहुत सारी जो समस्याएं आपकी उनसे निकाल रहे हैं। गुरु यहाँ पे फिर भी दृष्टि डालेंगे तो अच्छा ही करेंगे, आपको डिसीजन लेने के मामले में या आपके रूटीन को मैनेज करने के मामले में गुरु सहायता करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि सिक्स्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड है। शनि गोचर कर रहे हैं सातवें भाव में, तो ये जैसे कि मैंने बोला मैरिज के लिए अच्छा समय है आपके लिए अभी तक। और यहाँ पे आपको कुछ मान सम्मान या पॉपुलैरिटी की अगर चाहत है, कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लोगों के साथ लगातार डीलिंग हो रही है आपकी, कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में शनि बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको हो सकता है कि लंबे समय तक निभानी भी पड़े। यहाँ शनि आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि वो आपके लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं। शनि का दृष्टि सबसे पहले यहाँ से रहेगा आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे रहेगा तो ये जीवन साथी के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई भी लंबा दूरी का टूर हो सकता है और आपका अपने कहीं ना कहीं बिजनेस पर्पज से भी ये टूर हो सकता है। शनि का दृष्टि जो लगन पे रहेगा थोड़ा सा
आपको धीमा ज़रूर करेंगे शनि, क्योंकि अब वो मार्गी स्थिति में है, पहले वक्री थे तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब मार्गी हो चुके हैं तो थोड़ा-सा आपको हेल्थ वाइज़ उतना एक्टिव नहीं रखेंगे और थोड़ा-सा आपको ज़्यादा डेडिकेशन देंगे काम पे, ज़्यादा कहीं न कहीं फ़ोकस देंगे। ये आपके लिए वैसे तो अच्छा ही है अगर आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण काम अगर अपना करना है तो। इसके बाद शनि का दृष्टि है 4th हाउस पे। शनि का 4th हाउस पे दृष्टि होने से डोमेस्टिक मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देंगे यहाँ शनि। इसके अलावा घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएँगे, आपकी प्रवृत्ति को बदलेंगे, यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉज़िटिव होके काम करना पड़ेगा। तो शनि का गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा। फिर हम यहाँ देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा का गोचर अगर देखा जाए तो चंद्रमा वैसे तो 12वें भाव के स्वामी है, लेकिन शुरुआत में इनका गोचर रहेगा मकर राशि में। मकर राशि में इनका गोचर रहेगा तो शुरुआती 1-2 दिन आपके लिए थोड़े स्ट्रेसफुल हो सकते हैं अपने रूटीन को मैनेज करने में, अपने डेली के काम को मैनेज करने में कुछ आपको दिक्कतें सामने आ सकती हैं। यहाँ पर हेल्थ वाइज़ कोई बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। इसके साथ ही फिर चंद्रमा आगे बढ़ जाएँगे, लगभग ये 4-5 तारीख के आसपास की स्थिति आपको इनकी सप्तम भाव में देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ आप कैसे पेश आएँगे या कैसे उनके साथ अपने रिलेशन को ट्रीट करेंगे और कैसे उनसे आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। यहाँ आपको चंद्रमा अपने जीवन साथी से या किसी भी अन्य व्यक्ति से भावनात्मक तौर पे जोड़ने का काम करेंगे, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ शनि का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से कहीं न कहीं आपको थोड़ा डिसीज़न लेना आसान नहीं रहेगा, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा रिलायबल होके या ज़्यादा डिसिप्लिन में आके ही काम करना पड़ेगा। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके 8वें भाव में चले जाएँगे। 8वें भाव में ये जाएँगे तो आपकी इमोशंस को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गहराई देंगे और आपको बहुत ज़्यादा सिक्स्थ सेंस भी डेवलप करने के मामले में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। यहाँ आपको सडनली कोई उतार-चढ़ाव दे सकते हैं आर्थिक रूप से बड़ा। इसके बाद चंद्रमा यहाँ से जाएँगे मेष राशि में। मेष राशि का चंद्रमा हमेशा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएगा। तो 12वें भाव के प्रति आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, जैसे कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं या विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन स्थिति है। तो यहाँ आप एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्ट करके फिर आप अपने काम करने पर आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का फिर गोचर होगा लगभग 12 के आसपास, 12 या 13 तारीख के आसपास आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में इनका गोचर होगा तो ये आपको आपके कहीं न कहीं जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं आपके प्रोफ़ेशन के प्रति, आपके काम के प्रति, उनसे आपको अवगत करवाएँगे। और ये कुछ मल्टीपल आपको इमेजिनेशन या कुछ मल्टीपल आइडियाज़ भी दे सकते हैं आपके करियर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने सभी ग्रहों के बारे में डिस्कस किया। अभी राहु और केतु के बारे में कोई भी विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले। इनके बारे में ऑलरेडी पहले काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है और इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए अब कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन इस मंथ में रहने वाले हैं, वो थोड़ा-सा यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखेंगे अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में देखा जाए तो 7 से 10 तारीख तक, 16-17, फिर 21-22 और 26 से 27। ये दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपने काम को इन दिनों में मैनेज कर सकते हो। इसके साथ-साथ कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे चंद्रमा का गोचर जब मकर राशि में होगा, तो ये स्थिति 1, 2 और 28 और 29 को बनेगी। इस दौरान आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है, किसी भी काम का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। आपको बहुत ज़िम्मेदारी से काम करना होगा, अपने रूटीन को बहुत अच्छा रखना होगा। किसी के साथ आपका कोई लड़ाई हुआ है, विवाद हुआ है, तो आपको नुकसान हो सकता है। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा, तो 5 और 6 को आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, एंग्ज़ायटी देखने को मिलेगी और आपके कार्य ईज़िली नहीं बनेंगे। यहाँ वैसे तो राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपके मन में थोड़ा-सा भय रहेगा, एंग्ज़ायटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी और एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। 5 और 6 को अचानक से कहीं 5 और 6 को आपको अचानक से कहीं से पैसे वगैरह मिल सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह में फ़ायदा हो सकता है अचानक से। चंद्रमा का गोचर जब अपनी ही राशि में होगा 14 और 15 को, तो ये रिश्तों के प्रति इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। रिश्तों में आपके कुछ गलत डिसीज़न हो सकते हैं। रिश्तों के प्रति यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल बनाएँगे चंद्रमा, आपसे कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। भावनात्मक दबाव की वज़ह से भी आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो 14 और 15 को आपके खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यहाँ थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा 14 और 15 को। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।